आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यूक्रेन और रूस के दरमियान हालिया तनाज़ा सुर्खियों में है। रूस की फौजी ताकत और इसके बयानों से यही लगता है कि खित्ता एक नए तनाज़े और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि इस वक्त दुनिया भर के ममालिक की नजरें रूस, नेटो और अमरीकी मौक़िफ़ पर जमी हुई हैं। रूस ने यूक्रेन की सरहद पर अपनी फौजें और हथियार तैनात कर रखे हैं, जिसके पेश नजर तमाम ममालिक खदशा जाहिर कर रहे हैं कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। साथ ही इस खदशे के पेश नजर अमरीकी पाबंदियों की अमरीका धमकियां देकर रूस पर मुसलसल दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का कहना है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसे आलमी सतह पर सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इस कशीदगी के दरमियान सवाल यह पैदा होता है कि यह हंगामा किस बात पर है और अगर यह तनाव बढ़ता है तो दुनिया के सामने क्या कुछ चैलेंजेस दरपेश होंगे। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कैप्टन अनिल गौर जी, जो कि फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर मुहिब्बुल हक साहब, पॉलिटिकल साइंस से आपका ताल्लुक है और आलमी इश्यूज पर गहरी नजर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजन कुमार साहब फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आप जेएनयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कमांडर जीजे सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले प्रोफेसर मुहिब्बुल हक साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर, यूक्रेन और रशिया का यह तनाजा, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या कुछ इसकी हकीकत है इस तनाजे की? समझना होगा कि सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के बाद रशिया ने अपनी पोजीशन इस तरह से मुस्तहकम करने की कोशिश की है कि वो ये नहीं चाहता कि पोस्ट सोवियत स्पेस, यानी वो कंट्रीज जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, उसमें ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नाटो करे और उन कंट्रीज को शामिल कर ले नाटो के अंदर। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इससे पहले नाटो में 3 कंट्रीज जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, जिनको बाल्टिक रिपब्लिक्स कहते हैं, लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, वो शामिल हो चुकी हैं। तो ऐसी हालत में अब रशिया के सामने चैलेंज ये है कि अगर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नाटो का होता और नाटो की फोर्सेस और नाटो के मिसाइल्स अगर रशिया के बॉर्डर पे मौजूद है तो यकीन रशिया को खतरा लाहक हो सकता है। तो यही वजह है कि रशिया जो यूक्रेन और जॉर्जिया, ये 2 कंट्रीज हैं जो नाटो में शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में वो एक मैसेज देना चाहता है इस मिलिट्री बिल्डअप के जरिया यानी यूक्रेन को कि अगर आपने यानी नाटो में शामिल होने की कोशिश की तो आप एक इनएविटेबल जंग के लिए तैयार रहिए। साथ ही साथ वो नाटो को भी ये मैसेज देना चाहता है कि हम किसी भी हालत में नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, जिसमें पोस्ट सोवियत स्पेस की कंट्रीज शामिल होंगी, यानी जो रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें हम नाटो की मदाखलत या उसकी प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी चीज को मैं डॉक्टर राजन कुमार जी आपसे भी समझना चाहूंगा कि सिर्फ जो ये तनाजा है रूस और यूक्रेन के दरमियान सिर्फ नेटो को लेकर है या इसके पीछे कुछ और हकीकत है, इसके पीछे और कुछ कार फरमा है, और भी चीजें हैं इसके पीछे? अब पहले तो शुक्रिया ये बहुत ही उम्दा सवाल पूछने के लिए। मैं बता दूं कि इसमें जो रूस वहां पे जो मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, उसके केवल नेटो का मकसद है और ना ही केवल यूक्रेन का मकसद है। मैं बताऊं कि 3 इसके मुख्य मकसद हैं रूस के। पहला तो यह कि रूस चाहता है कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं हुआ, जैसा कि प्रोफेसर साहब अभी बता रहे थे, और उसमें जॉर्जिया और यूक्रेन उसमें शामिल नहीं हो। लेकिन जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जो रशिया यूरोपियन जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, यानी कि यूरोपियन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी फॉर कोऑपरेशन इन यूरोप, ओएससी की बात होती है, तो यूरोपियन सिक्योरिटी में वो अपनी दावेदारी चाहता है। उसको लग रहा है कि अभी सही वक्त है कि अफगानिस्तान से अमेरिका ने विथड्रॉ किया है। अमेरिका अभी बिल्कुल बाइडन की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो रूस चाहता है कि यह सही मौका है कि दबाव बनाया जाए जिसमें कि यूरोपियन सिक्योरिटी में उसका हिस्सा, ओएससी में उसकी दावेदारी। तीसरा एक प्रमुख मकसद यह है कि
कि आप जानते हैं कि रूस और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके बीच में यूक्रेन को लेकर मिन्स्क एग्रीमेंट हो रहे थे। मिन्स्क बेलारूस का कैपिटल है, वहां पे एग्रीमेंट चल रहे थे। मिन्स्क 1 मिन्स्क 2 बताया जाता है, और मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 में एक बात जिसपे कि रूस बिल्कुल टिका हुआ है, उसमें यह बात हुई थी जो डोनबास रीजन है, जहां पे कि जो यूक्रेन का हिस्सा है, पूर्वी इलाका जो यूक्रेन का है, जहां पे रशियन पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, वहां पे 2 क्षेत्र आते हैं, एक दनियस्क का और दूसरा लुहांस्क का। तो यहाँ पे वहां पे बात हुई थी मिन्स्क में कि यूक्रेन वहां पे उसकी ऑटोनॉमी को रिकॉग्नाइज करेगा, यानी कि यूक्रेन एक यूनिटरी रिपब्लिक, यूनिटरी स्टेट नहीं होगा, वो एक वहां पे एक फेडरल स्टेट होगा, जहां पे इन दोनों प्रोविंस जो हैं उनको वहां पे ऑटोनॉमी मिलेगी, और जैसा कि दूसरे देशों में भी ऑटोनॉमी रिपब्लिक को या स्टेट्स को दिया जाता है। तो मिन्स्क एग्रीमेंट को यूक्रेन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि रूस यूक्रेन पे दबाव बनाना चाहता है। वहां डोनबास का एरिया है, वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर को माने, तो नाटो को मैसेज देना चाह रहा है रूस, दूसरा कि यूरोप को मैसेज देना चाह रहा है, और तीसरा ये यूक्रेन को मैसेज देना चाह रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं बता दूं कि ये अभी जो हो रहे हैं दोनों देशों के बीच में, बहुत ही दोनों देशों की तरफ से, दोनों महाशक्तियों के तरफ से काफी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आए हैं, और जो भी रूस के जानकार हैं, जो उस एरिया को समझते हैं, उनको यह लगभग पता था पहले से कि वहां पे वार नहीं होने वाला है। रूस तभी वार करेगा जब यूक्रेन डोनबास के रीजन में मिलिट्री इंटरवीन करता है, रशियन जो पॉपुलेशन है उसको दबाने की कोशिश करता है, या फिर जो यूक्रेन है उसको नाटो मेंबरशिप देने की कोशिश करता है। क्योंकि यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप नहीं दे रहा है और देना भी नहीं चाहता है अभी के समय में, तो इसलिए वहां पे वार की संभावना नहीं थी। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि इस ढंग की जो टेंशन होते हैं, जो क्राइसिस की स्थिति होती है, उसमें सिचुएशन कभी भी बदल सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी जो आपने देखा होगा स्टेटमेंट कि रूस वहां से अब क्राइमिया के एरिया से बोल रहा है कि वो मिलिट्री विथड्रॉ कर रहा है, तो रूस एक तरह से संकेत देने की कोशिश कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज को, नाटो को, कि वह वार्तालाप के लिए तैयार है। और अभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी वहां पे हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोपियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होता है। वहां पे रूस यह कहने की कोशिश कर रहा है कि नेगोशिएटिंग टेबल पे हम कुछ बातों पे आपसे वार्तालाप के लिए तैयार हैं, और मुझे लगता है कि ग्रेजुअली यूरोपियन कंट्रीज इस चीज को मानेंगे। खासकर जर्मनी का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जर्मनी का प्रभाव रूस पे काफी ज्यादा, और कल्चरली, हिस्टोरिकली दोनों कनेक्टेड भी रहे हैं। यहाँ पे शायद दूसरे देशों में उसको लोग उस ढंग से नहीं समझते हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री और कल्चर दोनों काफी दिनों से उनसे मिलता जुलता है। और रूस एक कंट्री, यूरोप के एक कंट्री को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझता है, तो वो है जर्मनी, और जर्मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो नाटो का मेंबरशिप यूक्रेन को देने के लिए तैयार नहीं है, और साथ में ही जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की बात हो रही है, उसको भी वो निरस्त करने के लिए तैयार नहीं है, और इसी कारण से समझौता की संभावना काफी ज्यादा लग रही है। बिल्कुल, बहुत तफसील में चीजें आपने डॉक्टर राजन कुमार जी बताई। मैं कैप्टन अनिल गौड़ जी आपके पास आऊंगा। अनिल जी, क्या लगता है कि पूरा मामला दरअसल एक तरह से अपनी पावर बताने को लेकर जुड़ा हुआ है, क्योंकि अक्सर बात जो सुपर पावर को लेकर होती है, और रशिया पर जिस तरह का रशिया का तेवर था, उसने पूरी दुनिया और जो बड़े ममालिक हैं उनका जो रिएक्शन देखा, तो कहीं ना कहीं उसे पीछे हटना पड़ा। अबू जी, बात यह है कि ये जो सारा सिलसिला है, इसके अंदर एक बड़ी अहम भूमिका जो है वो है अमेरिका की। जी, आपको मैं सिर्फ थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा। देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी जो है ना, वो उनकी आर्म सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। बिल्कुल। और अमेरिका, अगर आप देखें, अमेरिका का रोल हमेशा यही रहा है कि ऐसे देशों में जाके वहां पे पहले वो उनको डिस्ट्रॉय करे, डिस्ट्रॉय करने के बाद में उसको रीबिल्ड करे, और उसके अंदर आर्म सेल्स होती हैं, और उसी हिसाब से जो है उसके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो उसके अंदर बिल्डिंग्स बनाते हैं, और वो इकोनॉमी जो है, अमेरिकन इकोनॉमी चलती है। मिडिल ईस्ट सारा देख लीजिए, सारा तबाह इसलिए हो गया है सिर्फ इसी बात के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे कि ये डॉक्टर साहब ने और उससे पहले प्रोफेसर साहब ने बताया, एक यूक्रेन का जो मसला है वो एक है। सबसे पहले ये जब जर्मनी, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जब दोनों मिले थे, जब रशिया ने एग्री किया था कि हाँ जी हम इसको मिलाते हैं, तब नाटो कंट्रीज ने और अमेरिका ने अश्योरेंस दिया था कि नाटो ईस्टवर्ड नहीं बढ़ेगा। ईस्टवर्ड मतलब कि जो जितने कंट्रीज है जो अभी आज रशिया से ब्रेक अवे हुए हैं, उनको नाटो अपने साथ नहीं मिलाएगा। पर नाटो ने ऐसा, अमेरिका और नाटो ने नहीं किया। और अब जब यूक्रेन की बारी आई
तो यूक्रेन में भी अमेरिका दखलंदाजी देने के लिए कहता है कि जी हम इसको देंगे। और इसी वजह जो है रशिया जो है अपनी जो उसने कहा कि अगर यहां पे मिसाइल्स लग गई तो मेरे पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होगा, इसीलिए मैं उसने एक अपना स्ट्रेंथ डिस्प्ले की। दूसरी बात जो प्रोफेसर ये डॉक्टर साहब ने बताई वो है नॉर्ड की। नॉर्ड बेसिकली एग्रीमेंट है बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। वहां से गैस जो है रशिया की गैस जो है वो जाएगी जर्मनी। नॉर्ड 1 ऑलरेडी कमीशन था, अब नॉर्ड 2 हो रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि नॉर्ड 2 जो है वो कमीशन हो, क्योंकि अगर एक बारी वो कमीशन हो गया जर्मनी जो है उसकी अपनी जो काबिलियत जो है और अपना जो उसका जो इकोनॉमी है वो इतनी बढ़ जाएगी कि उसको जरूरत नहीं पड़ेगी ये अमेरिकन अपने क्या कहते जो जिस हिसाब से अमेरिकन अम्ब्रेला है और जिस हिसाब से अमेरिका ने एक अपने आप को एक उसका एक बनाया बताया कि मैं बहुत आपका फ्रेंड हूं और आपके लिए बहुत कुछ करूंगा, आपके सिक्योरिटी वगैरह प्रदान करूंगा। उसके बाद जर्मनी को नहीं चाहिए होगा, क्योंकि जर्मनी खुद इतना सक्षम हो जाएगा। अमेरिका वो नहीं चाहता। और अमेरिका की ये सारी जो प्लॉय है, देखिए आज अगर अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स भी ये बात कर रहे हैं कि भाई आप जो है एक सिर्फ सिंपल सा उन्होंने कहना है हाँ जी यूक्रेन को हम नेटो के अंदर नहीं मिलाएंगे, खत्म, ये मसला खत्म है। बट वो अमेरिका नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि रशिया किसी तरीके से प्रोवोक होके इस जंग को स्टार्ट करे ताकि वो जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है वो भी बंद हो जाए और हम सारे जो है रशिया के खिलाफ जो है ये जो नेटो के फोर्सेस है जो अब ट्रंप के टाइम पे जो बिल्कुल यानी बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो इस तरह के हालात में अपना फायदा और नुकसान देखते हैं, और बल्कि अमेरिका जैसे ममालिक कहीं ना कहीं अपना फायदा देखते हैं इस तरह के हालात में। इस पर कैप्टन अनिल जी और भी हम आगे बात करेंगे। मैं कमांडर जीजे सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। जीजे सिंह जी, सर जब इस तरह के हालात बनते हैं, इससे पहले भी एक दो ममालिक के बीच में इस तरह के हालात बने, या अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में जहां पर सत्ता बदल रही थी, इख्तिदार बदल रही थी, जब इस तरह के हालात बनते हैं तो फौरन यह बात होने लगती है कि दुनिया तीसरी जंग की तरफ, आलमी वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। ऐसा क्यों सोचा जाने लगता है? देखिए, ये जो सोच बनती है ये दोनों सुपर पावर्स की टाकरा जब होने का खतरा होता है तो ऐसी संभावना, ऐसे बातें उठती हैं। मगर ये यूक्रेन की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो यूक्रेन है ये रशिया के ऊपर इसको कोई भरोसा नहीं है, ये शक करता है वो। और जो रशिया है वो यूक्रेन ऊपर शक करता है। वो शक की क्या बात है कि अगर आप इनका इतिहास देखें रशियंस का, स्पेशल जो पुतिन साहब हैं, इन्होंने पहले तो क्रीमिया को हड़पा, उसके साथ बेलारूस के अंदर आ गए, जॉर्जिया के अंदर दबा बना के रखा है इन्होंने। अभी यूक्रेन जो है, यूक्रेन को यह डर लग रहा है कि ये कहीं उसको हड़प ना कर ले, क्योंकि जिस तरह उसने अपने हथियारों को जमा किया है, टैंकों को, तोपों को, और प्राइम 400 लगा दिए उसने उसकी नॉर्थ उत्तरी डायरेक्शन के अंदर, उसके ईस्ट के अंदर, साउथ के अंदर, क्रीमिया के अंदर। अब इतना 1 लाख से ज्यादा उसने अपने फौजी वहां पे खड़े कर दिए, इतना बड़ा जो हथियार जमावड़ा लगा दिया उसने। उससे यूक्रेन डरा कि ये मुझे हड़पेगा। वो क्यों हड़पना चाहता है इसके बात में बताता हूं, क्योंकि हमारे नेवी के अंदर पहले जितनी हमारी कन्वेंशनल सबमरीन्स आती थी तो वो रीगा से आती थी, जो कि उस टाइम सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था, और साथ में एक ओडेसा पोर्ट है जो कि ब्लैक सी के अंदर आती है। अब रशिया ने ब्लैक सी के अंदर कम से कम 40 वॉरशिप सबमरीन ठोक दिए, लगा दिया वहां पे। अब ऐसी हालात में देखते हुए यूक्रेन जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहता है, वो कहीं नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसके जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो सब उसकी जो यूनियन अपनी ये यूरोपियन यूनियन है उसके देश है, जितने देश है वो सभी उसके वेस्ट में है। ईस्ट में उसके रशिया आ जाता है, मॉस्को वहां से इतना दूर नहीं है, सिर्फ 2-2.5 घंटे का हवाई का रास्ता है। और दूसरी बात ये कि
जैसे प्यूटन कहता रहा है कई दिनों से कि मैं हमला नहीं करना चाहता। अब देखिए, ये अमेरिका जैसी पावर को यूरोप की कंट्रीज को बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि ये दोनों एक ही इनका स्टॉक से आते हैं, एक ही तरह के लोग हैं, और उसकी कथनी करनी में फर्क है। अरे भाई, तुमने वहां पे इतना बड़ा जमावड़ा फौज का लगा दिया, बात कर रहे हो कि मैं हमला नहीं करूंगा, ये कौन मानेगा? नहीं, बिल्कुल दोनों बिल्कुल रशिया की नियत पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमला नहीं करना था तो इतना साजो सामान बॉर्डर पर आपने किस तरह से वहां पर जमा कर दिया। मैं प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब आपके पास आना चाहूंगा। प्रोफेसर मुहिबुल हक जी, क्या आपको लग रहा है कि जंग जैसे जो हालात बने थे कि जंग नहीं होगी और रशिया ने भी अब इशारा दिया है, क्या बातचीत से मसला हल होगा? और सर, इसे क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो एक तरह से कशीदगी होती है रह रहकर, उसी तरह से इस मामले को भी देखा जाए? देखिए, जंग तो दोनों कंट्रीज के बीच में बिल्कुल नहीं हो सकती। सबसे पहली बात आप ये देखिए कि नाटो के अंदर, अगर नाटो जो कंट्रीज हैं उनके अंदर खुद इस बात पे कोई एग्रीमेंट नहीं है कि अगर रशिया मान लिया अटैक करता है तो वो रेस्पॉन्ड क्या करेंगे। उन्होंने सैंक्शन से आगे की कोई बात नहीं की। आप ये बात याद रखें कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नाटो खुद अवॉइड करना चाहेगा रशिया के साथ अगर कोई जंग की सूरत हाल बनती है। अव्वलन तो ये होने वाली नहीं है। देखिए, रशिया 2-3 चीजें हमें जाननी चाहिए। सबसे पहले रशिया ने 2008 से, जब अपने जिसे एसोसिएशनिस्ट रशिया जिसे कहते हैं, 2008 से उसने जॉर्जिया में इंटरवीन किया, साउथ एशिया और अब्खाजिया को जॉर्जिया से अलग किया थोड़ी दिनों की वार के बाद, और वो उनको अलग करने के बाद उसे तकरीबन रशिया में शामिल कर लिया, यानी ग्रेटर रशिया की तरफ वो बढ़ता रहा। उसके बाद से आपने देखा क्रीमिया को उसने एनेक्स किया, और साथ ही साथ सिवास्तोपोल, जिसकी अभी एक हमारे ये जो मिलिट्री ऑफिसर बता रहे थे, सिवास्तोपोल जो उनका पोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ब्लैक सी में कनेक्ट करता है, उसको उसने एनेक्स किया। अगर आप देखें तो इस तरह से उसके बाद से सिर्फ वहां नहीं रहता, पोस्ट सोवियत स्पेस में ही वो असर्ट नहीं करता, वहां से आगे बढ़कर के वो सीरिया में आता है, मिडिल ईस्ट में इंटरवीन करता है, और अमेरिका को सीरिया में वो न्यूट्रलाइज करके बशर अल-असद की रिजीम को बचाता है। अब रशिया का जो ये डिसाइसिव एक्शन अगर आप देखें, हर जगह अमेरिका को छोड़ के भागना पड़ा है या नाटो को छोड़ के भागना पड़ा है, रशिया ने जो चाहा है वो कर लिया है। अभी जो मामलात हैं, देखिए, रशिया वॉर नहीं चाहता, रशिया एनेक्स भी नहीं करेगा। जो ऑलरेडी जो उसकी जीती हुई टेरिटरी है उनको कंसोलिडेट करना चाहता है। साथ ही साथ अभी रशियन माइनॉरिटी का जो इंटीग्रेशन का एक मसला है, जो डोमेस्टिक कंपल्जन होता है रशियन फॉरेन पॉलिसी में, जो रशियन माइनॉरिटी जिसे नियर अब्रॉड में कहते हैं या न्यू अब्रॉड जो हो गया, जो पोस्ट सोवियत स्पेस हो गया, उसमें रशियन ऑरिजिन के लोग हैं और उनके अपने मसाइल, उनको रशिया इंटीग्रेट करना चाहता है। तो जाहिर सी बात है, ज्योग्राफिकल यूनिटी जहां पे होगी वहां तो ये पॉसिबल है, लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली इन हालात में आप ये याद रखिए कि दो मिलिट्री सुपर पावर कभी भी कन्फ्रंट नहीं करेंगे। अमेरिका अगर जंग करता है तो वो इराक जैसे कंट्री से कर सकता है, वो सोमालिया में इंटरवीन कर सकता है, वो सूडान में मिसाइल अटैक कर सकता है। अमेरिका कभी भी किसी न्यूक्लियर पावर से कन्फ्रंट नहीं करेगा, ना ही नाटो कन्फ्रंट करेगा। तीसरी अहम बात याद रखना चाहिए कि जो नाटो कंट्रीज हैं यूरोप के, वो ये जानते हैं कि अगर कोई वॉर होगी तो थिएटर ऑफ वॉर तो यूरोप को बनना है, अमेरिका तो थिएटर ऑफ वॉर बनेगा नहीं। तो ऐसी हालत में वो जानते हैं कि जो रशियन रिटेलिएशन होगा अगर नाटो के मुकाबले में, तो अल्टीमेटली उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, दोनों फरीक कोई वॉर नहीं चाहते, हमें ये बात समझनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि दोनों फरीक नहीं चाहेंगे कि जंग हो, और अगर जंग होगी तो उसमें नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर माली भी होगा और जानी भी होगा। डॉक्टर राजन कुमार जी, क्या लगता है कि ये मामला इतनी आसानी से हल हो सकता है जिस तरह से प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब बता रहे थे कि जंग के चांसेस नहीं है? जी, मैं पहले ही कह चुका हूं और कई बार बोलते आया हूं कि जंग की संभावना नहीं है। क्या संभावना बनती है मैं आपको बता दूं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो जिसको बोलते हैं कि आखिर क्या होगा अगर मान लीजिए कि युद्ध जैसी स्थिति बनती है, इसमें सबसे नुकसान होगा यूक्रेन का। जैसा कि जॉर्जिया के साथ हुआ था, आप जानते हैं कि 2008 की बात मैं कर रहा हूं कि जॉर्जिया के 2 रीजन, जिसका एक अब्खाजिया और साउथ ओसेशिया है, तो इसको रूस ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज दोनों को कर लिया था। हालांकि दूसरे देश उसको नहीं किए रिकॉग्नाइज, लेकिन इनको कर लिया था।
अभी अगर वहां पे टेंशन बढ़ता है, नेटो वहां पे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, या नेटो यूक्रेन को सहायता देने की कोशिश करता है, मिलिट्री सहायता बढ़ाता है, तो वैसी स्थिति में रूस उसको इन दोनों जो दोनेत्स्क और लुहांस्क, ये जो दो रीजन है, इसको वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज 1-2 दिन पहले का डेवलपमेंट है कि रशियन डूमा, जो कि वहां का रूस का पार्लियामेंट है, वहां पे वो ये बिल लगभग वोट कर चुके हैं, और वहां पे इस बिल को प्रेसिडेंट के पास में भेजा गया है कि प्रेसिडेंट पुतिन डिसाइड करें कि वो इस बिल को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और कुछ दिन पहले आप अगर पुतिन ने एक आर्टिकल लिखा था यूक्रेन पे, जो कि क्रेमलिन का वेबसाइट है, वहां पे आप पढ़ सकते हैं, हिस्टोरिकल यूनिटी ऑफ पीपल ऑफ यूक्रेन एंड रशिया करके उसका टाइटल है। तो उसमें उन्होंने एक मैसेज दिया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्कॉलर के लिए। तो उसमें उन्होंने यह बताया था कि जो डोनबास का रीजन है, वो लगता है कि यूक्रेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि यूक्रेन को जो वहां, उन्होंने बोला था कि अगर यूक्रेन को अपनी टेरिटरी को इंटैक्ट रखना है तो डोनबास रीजन को ऑटोनॉमी उनको देना चाहिए। लेकिन डोनबास रीजन को अगर वो नहीं देते हैं तो रूस उसको नहीं मानेगा। तो उन्होंने एक क्लियर मैसेज यूक्रेन को देने का कोशिश किया था, लेकिन चूंकि मिन्स्क एग्रीमेंट को अभी नहीं मान रहा है, यूक्रेन भी अभी अमेरिका के बहकावे में आ रहा है। और जैसा कि हमारे सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं बता रहे हैं कि अमेरिका वहां पे कोई भी आर्मी कमिट करने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल है कि रूस किससे झगड़ा करेगा। बिल्कुल, मेरे पास देखिए टाइम की कमी है, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है। मैं कैप्टन अनिल गौड़ जी, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए की नजरें इधर टिकी हुई थी और तशवीश की बात है, हिंदुस्तान के प्रोस्पेक्टिव में इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान के लिए वो कहते हैं ना, दुविधा में पड़ा हुआ है, क्योंकि रशिया के साथ उसके पुराने संबंध है और अमेरिका जो है उसके साथ अभी नए संबंध बन रहे हैं, क्वाड और सारा कुछ। और दूसरी बात यह है कि वो कटासा के तहत अब जब हिंदुस्तान ने ऑलरेडी S-400 जब वहां से ऑलरेडी परचेज कर लिया है, तो उसका जो सैंक्शंस हैं, वो सैंक्शंस का भी एक खतरा मंडराएगा हिंदुस्तान के ऊपर। क्योंकि अगर इन दोनों देशों, अगर इधर जंग शुरू हो जाती है, तो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा खमियाजा हिंदुस्तान को पड़ेगा। एक तो पेट्रोल की जो आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो ऑलरेडी $96 पहुंच गया है, वो बढ़ जाएगा, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, यानी मुश्किलात हो सकती है। अगर बात नहीं बनेगी तो इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है। कमांडर जीजेश सिंह साहब, 30 सेकंड सर आपको भी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी जारी की है कि जो स्टूडेंट हैं वहां पर वो फौरन यूक्रेन छोड़ दे और इंडिया वापस आ जाए, तो मुश्किल इंडिया के लिए भी होगी अगर हालात जल्दी बेहतर नहीं होते हैं। बिल्कुल, देखिए, जब तक मैं जैसे कह रहा था जी कि रशिया अपने वहां से साइजेबल जो ट्रूप्स हैं और अपना जमावड़ा हथियारों का नहीं हटाता, तो आप इसको समझिए कि जंग के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, गाय नहीं है कहीं। क्योंकि ये किसी टाइम प्यूटन धोखा देके उसके ऊपर इन्वेजन कर सकता। क्यों? ये मैं आपको सरल में बताता हूं कि जो यूक्रेन है, ये सोवियत यूनियन के टाइम सबसे बड़ा उनका न्यूक्लियर जो रिएक्टर, जो भी न्यूक्लियर चीजें बनती थी, यहां इसी जगह पे बनती थी। और दूसरी बात यह कि वहां पे रशियन लोगों का और यूक्रेन जो है उनका आपसी संबंध बहुत है, रिश्तेदारियां हैं आपस में एक दूसरे के साथ। बिल्कुल, बहुत यूक्रेन और रशिया की बात करें तो इनका कल्चर बहुत मिलता जुलता है, इनकी जबान मिलती जुलती है। बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, अभी और इस पर बातचीत हो सकती थी, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर जीजेश सिंह साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजन साहब, मुहिबुल हक साहब, कैप्टन अनिल गौड़ जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हालात क्या होंगे ये देखना बहुत अहम होगा। आदाब।